हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, लास्ट वीडियो मैंने मैटरनिटी बेनिफिट पे आपके साथ बनाई थी। उसके अंदर मैंने सेक्शन 5 को डिटेल में डिस्कस किया था और उसके साथ 2017 की जो भी लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हैं आपके मैटरनिटी बेनिफिट की, वो भी डिस्कशन करी थी। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें नोटिफिकेशंस के लिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें मेरी वीडियोस का। और अगर आपको मेरे चैनल की कोई वीडियो पार्ट जैसे रैंडम किसी पार्ट से मिलती है, पार्ट 18, पार्ट 20, तो आप ये मत समझना कि वहां पे सिर्फ वही पार्ट अवेलेबल है। मेरे चैनल पे आपको सीक्वेंस में सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करें और वहां पे राइट हैंड साइड में जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन जरूर चेक करें। वहां पे आपको सीक्वेंस में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो लेबर लॉ का कंटेंट है आपका, ये कंटेंट आपके एलएलबी के, नेट के, ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं बहुत डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन, सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में सारा कंटेंट कवर करा रहा हूं। देखिए, आज जो कंटेंट मुझे कराना है वो सेक्शन 5A से कराना है। 5A क्या कहता है? देखिए, 5A कहता है कंटिन्यूअंस ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि ये 5A हमने बनाया क्यों था, 5A को बनाने का पर्पस क्या था। आप लोगों ने अगर ईएसआई एक्ट पढ़ा होगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया, 9 वीडियोस में मैंने ईएसआई का कानून कवर करा रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लेबर लॉ की लिंक है, आप वहां से ईएसआई के 9 वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ईएसआई वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविजन है, कि मतलब उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो ईएसआई के अंदर फॉल करते हो तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट का बेनिफिट मिल जाता है। मगर यहां पे सेक्शन 5A किस लिए बनाया गया, ये कह रहा है कि हर वुमेन जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इस एक्ट में इंटाइटल्ड है, उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता ही रहेगा इस वाले कानून के अंदर, जब तक वो ईएसआई में मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाती, तब तक। मतलब अगर वो ईएसआई में बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो गई और उसको ईएसआई एक्ट के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर पर्पस है वो वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट दिलाना है। हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप ईएसआई के अंदर दिलवाइए या आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर दिलवाइए। तो सेक्शन 5A है, इसका पहली वर्डिंग आप देखिए, कंटिन्यूअंस, कि मतलब चलता रहेगा मैटरनिटी बेनिफिट कुछ केसेस में। कि अगर एक वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट इस वाले कानून में, मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर एलिजिबल है, उसको मिल रहा है, उसको इंटाइटल्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ईएसआई के कानून में क्या लिखा हुआ है, वो जो जिस फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रही है, उसको मिलता रहेगा जब तक वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाए। तो ईएसआई में मैटरनिटी बेनिफिट का कौन सा सेक्शन है, जरा वो भी समझ लीजिए। ईएसआई एक्ट के सेक्शन 50 का जिक्र हो रहा है यहां पे। सेक्शन 50 जब आप ईएसआई का पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉ की लिंक है, 9 वीडियोस है ईएसआई की, आप चेक कर सकते हैं। पार्ट 5 या पार्ट 6 में आपको सेक्शन 50 मैंने एक्सप्लेन करा रखा है, ठीक है। तो वहां पे सेक्शन 50 के अंदर आपको अगर वो एलिजिबल हो जाती है, क्वालिफाइड हो जाती है, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 5B पे। सेक्शन 5B, सेक्शन 5B कहता है पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस, कुछ सिचुएशंस की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला कि हर वुमेन जो कि एक फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में इंप्लॉयड है, या किसी फैक्ट्री में या एस्टैब्लिशमेंट में इंप्लॉय है जहां पे ईएसआई का लॉ अप्लाई होता है, तो वो ईएसआई का लॉ, जहां पे ईएसआई का लॉ अप्लाई होता है, ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है, वहां पे उस वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा इस वाले कानून के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईएसआई में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि अगर वो ईएसआई में एलिजिबल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ईएसआई में दे देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है उसको ईएसआई के अंदर, किसी भी कारण की वजह से वो ईएसआई एक्ट के अंदर एलिजिबल नहीं है मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात, जिसके वेजेस एक्सीड हो रहे हैं ओवर टाइम ऑब्वियसली निकाल के, जिसके वेजेस एक्सीड हो रहे हैं, ये ईएसआई एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इंप्लॉय की। ईएसआई एक्ट के अंदर आपको लंबी सी डेफिनेशन मिल जाएगी इंप्लॉय की, जिसके अंदर सेक्शन 2(9) जो है आपका, वो क्लियरली ये कहता है कि कौन कौन सा बंदा इंप्लॉय है, कौन कौन सा बंदा इंप्लॉय नहीं है। तो उसके अंदर जिस क्लॉज की ये बात हो रही है, वो क्लॉज ये कह रहा है कि जिसके वेजेस ईएसआई के अंदर ना फॉल करने के लिए एक पर्टिकुलर वेजेस होते हैं, कि आपका इतनी सैलरी होनी चाहिए तो आप ईएसआई के वेजेस के अंदर फॉल करेंगे। अभी जो लेटेस्ट है वो 21,000 रुपए महीना है।
21,000 रुपए महीना चल रहा है ईएसआई का लेटेस्ट जो वेज लिमिट है। तो अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा भी है तो आप ईएसआई के अंदर तो फॉल करेंगे नहीं, आपको तो ईएसआई के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आप तो अमीर इंप्लॉय हो गए। लेकिन बात आती है कि एक वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन तो वही रहेगी ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 10,000 रुपए अर्न करती है या वो 30,000 रुपए अर्न करती है या वो 50,000। मैटरनिटी बेनिफिट का जो बेनिफिट है वो तो हर वुमेन को मिलना चाहिए, हर वुमेन को मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट शी अर्न्स। तो यही चीज कहता है कि अगर मान लीजिए कोई वुमेन है वो मैटरनिटी बेनिफिट ईएसआई के अंदर एलिजिबल नहीं है या डिस्क्वालीफाई हो जाती है किसी कारण की वजह से, या फिर वो ईएसआई के एम्प्लॉय के डेफिनेशन में, मतलब सेक्शन 29 जो है ना, वो ईएसआई एक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, इसमें फॉल नहीं कर रही वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मैटरनिटी बेनिफिट इस वाले कानून में दे देंगे। लॉ ये कह रहा है, सेक्शन 5B ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा पॉइंट, जो भी वुमेन आपके सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मैं क्या है मैं वो बता देता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 था, एक मिनिमम पीरियड 80 डेज का काम करना पड़ता है। आप डिटेल में पार्ट 2 मेरा देखेंगे जिसमें सेक्शन 5 बता रखा है, 24 मिनट की वीडियो एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखे एक सेक्शन की मैंने। 80 डेज मिनिमम काम करना पड़ता है। तो जो वुमेन इस शर्त को पूरा कर देती है, फुलफिल कर देती है, उसको इस वाले एक्ट के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। शी विल बी इंटाइटल्ड टू फेच द मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 6, Section 6 is a little important. Notice of claim for maternity benefit. मैं शॉर्ट फॉर्म में मैटरनिटी बेनिफिट को MB लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी वुमेन किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रही है जिसको मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है और वो एस्टैब्लिशमेंट में वर्क कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वर्क कर रही है, तो वो एक नोटिस देगी, राइटिंग में। ध्यान रखना, राइटिंग हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड ओवर देयर। ऑब्वियसली राइटिंग इज फॉर द रिकॉर्ड पर्पस, अदरवाइज यहां पे सिर्फ नोटिस भी लिखा जा सकता था। राइटिंग में नोटिस देगी। नोटिस किसको दिया जाएगा? तो नोटिस दिया जाएगा टू एम्प्लॉयर। अब ये नोटिस का पर्पस क्या है पहले उसको समझते हैं। सबसे स्टेप नंबर 1, जो भी वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयड मतलब एलिजिबल है, इंटाइटल्ड है, और वो इस एस्टैब्लिशमेंट में वर्क कर रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगी। नोटिस देने का पर्पस यही होता है। नोटिस का राइटिंग में मैनर लिखा है कि राइटिंग के अंदर होना चाहिए। अब वो क्या कहेगी वो समझिए जरा। वो एम्प्लॉयर को बोलेगी कि शी इज इंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, और वो मैटरनिटी बेनिफिट की उसको पेमेंट चाहिए। वो मैटरनिटी बेनिफिट वुमेन को मिलना चाहिए। और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर मान लीजिए उस वुमेन की डेथ हो जाती है तो वो उस नोटिस के अंदर किसी को नॉमिनेट भी कर सकती है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कल को वुमेन की डेथ हो गई तो मैटरनिटी बेनिफिट एम्प्लॉयर खा जाएगा? नहीं खा सकता। वो उसको, उस बंदे को जिसको नॉमिनेट किया हुआ है ना, उसको देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए को नॉमिनेट नहीं, आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे वो मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वुमेन ने एक नोटिस सर्व किया एम्प्लॉयर के ऊपर और बोला कि भैया मेरे को मतलब पर्टिकुलर अमाउंट मेरे को पे करा जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वो जो पीरियड है, मैंने आपको पीरियड बताया था लास्ट वीडियो में, डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले, डिलीवरी के 18 हफ्ते बाद, मतलब डिलीवरी के बाद 18 हफ्ते, तो मतलब टोटल 26 वीक्स का रूल है। और कुछ जगहों पे 12 हफ्ते का भी। आप मेरी लास्ट वीडियो पार्ट 2 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉज की, वहां पे डिटेल लेबर लॉज मिल जाएंगे आपको। तो 26 हफ्ते का टोटल टाइम है। तो वुमेन जब छुट्टी पे जाती है तो वो कह देती है कि भाई मेरे को मेरा मैटरनिटी बेनिफिट आप पे कर देना, अदरवाइज अगर मैं ना रहूं तो मेरे नॉमिनी को पे कर देना, जो भी नोटिस में नॉमिनेट करेगी। और इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान वुमेन मेंशन करेगी दैट शी विल नॉट वर्क, शी विल नॉट वर्क। ऑब्वियस सी बात है, ये जो पीरियड है ये एक मैंडेटरी पीरियड है, ये एक लीगली बाउंडिंग पीरियड है। ये कानून मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वुमेन अपना घर पे रह सकती है और उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर अगर नोटिस नहीं दे पाई वुमेन किन्हीं कारणों की वजह से तो क्या वो डिसएंटाइटल हो जाएगी? अगर वो नोटिस नहीं सर्व कर पाई तो क्या उसको एम्प्लॉयर पैसा देने से, मैटरनिटी बेनिफिट की पेमेंट करने से मना कर देगा? द आंसर इज नो। अगर वो वुमेन नोटिस नहीं भी सर्व करती, आगे मैं सेक्शन 6 में आपको ये चीज बताऊंगा कि अगर वो नोटिस नहीं भी सर्व करी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि उसने नोटिस सर्व किया नहीं किया। हां, यह जरूर है कि नोटिस एक प्रायर कंडीशन रखी गई है, मगर उस नोटिस को सर्व नहीं करने से एक वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट से डिसएंटाइटल कर देना, ये तो अलाउड ही नहीं है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। तो ये चीज मैं अगले सेक्शंस में बता रहा हूं। अब देखिए सब सेक्शन 2। मान लीजिए एक वुमेन जो प्रेग्नेंट है, जब वो छुट्टी पे जा रही है तो वो उसमें डेट मेंशन जरूर करेगी नोटिस में जब से वो एब्सेंट होगी, और वो डेट क्या होनी चाहिए, वो 6 हफ्ते, डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले तक की होनी चाहिए। अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एक तरफ तो आप कहते हो कि 8 हफ्ते तक की छुट्टी ले सकती है, एक हफ्ते कह रहे हो, एक जगह कह रहे हो कि 6 हफ्ते पहले ही डिलीवरी की छुट्टी ले सकती है। देखिए 8 हफ्ते एक मैक्सिमम पीरियड है जो लॉ के अंदर सेक्शन 5 के अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है 8 हफ्ते का, कि नॉट मोर देन 8 वीक शैल प्रीसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। 8 हफ्ते मैक्सिमम है, ठीक है। अदरवाइज जो जनरल रूल है वो यही है कि डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले तक वो एब्सेंट हो सकती है, और वहां पे वो डेट मेंशन कर देगी कि सर मैं इस पर्टिकुलर डेट से छुट्टी पे जा रही हूं ड्यू टू माई प्रेगनेंसी, ठीक है। अगला, अगर मान लीजिए वुमेन ने डिलीवरी नहीं दी, तो वुमेन वो वुमेन ने नोटिस नहीं दिया, आई एम सॉरी, डिलीवरी की बात कर दी। अगर मान लीजिए वुमेन ने नोटिस सर्व नहीं किया, तो नोटिस वो डिलीवरी के बाद भी सर्व कर सकती है। लॉ उसको इतना फ्रीडम देता है कि एज सुन एज आफ्टर द डिलीवरी यू कैन सर्व द नोटिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी के बाद सर्व कर दीजिए। ये था सबसेक्शन 3 कि नोटिस को आफ्टर डिलीवरी भी सर्व किया जा सकता है। मतलब नोटिस एक शर्त जरूर है, मगर ऐसी कोई शर्त या कंडीशन नहीं है जो एक वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट लेने से डिसएंटाइटल कर दे। ऑब्वियसली अगर नोटिस टाइम पे दे देगी वुमेन, तो उससे इंप्लॉयर को थोड़ी कन्वीनियंस हो जाएगी कि फॉर द टाइम बिंग वो जो जॉब पर्टिकुलर जो प्रोफाइल पे थी वुमेन, उस पे उस टाइम के लिए कोई दूसरा काम कर लेगा या वर्क प्रोफाइल पे वर्क कर लेगा। ध्यान रखना, नौकरी से इस ग्राउंड पे नहीं निकाल सकते वुमेन को। प्रेगनेंसी के बेसिस पे मैटरनिटी बेनिफिट देने के दौरान एक वुमेन को डिसमिस या डिस्चार्ज या रिमूव करने का अधिकार एम्प्लॉयर के पास नहीं है। हाँ, कुछ ग्रॉस मिसकंडक्ट के रीजंस है जहां पे कर सकते हो, मगर अदर देन दैट जनरली प्रेगनेंसी के ग्राउंड पे मैटरनिटी बेनिफिट डिनाई करके नौकरी से नहीं आप निकाल सकते, और वैसे भी आप नौकरी से नहीं निकाल सकते इस ग्राउंड के ऊपर, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 पे। जब एक नोटिस मिलेगा एम्प्लॉयर को मान लीजिए नोटिस मिला, तो उसके बाद एम्प्लॉयर उसको परमिट कर देगा। यहां पे ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि द एम्प्लॉयर शैल थिंक, एम्प्लॉयर शैल डू दिस, नो, क्लियरली लिखा है कि एम्प्लॉयर शैल परमिट द वुमेन टू एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच शी रिसीव्स द मैटरनिटी बेनिफिट, कि जिस दौरान उसको मैटरनिटी बेनिफिट, जिस पीरियड के दौरान उसको मिलेगा या मिल रहा है, एम्प्लॉयर शैल परमिट, कि नोटिस मिला एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर के पास कोई चॉइस या डिस्क्रिशन नहीं डाला गया यहां पे सबसेक्शन 4 में। अगला, जो मैटरनिटी बेनिफिट की जो पेमेंट है वो डिलीवरी से पहले वाले पीरियड की पहले करी जाएगी पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा, और जो बची हुई पेमेंट है वो डिलीवरी के बाद करी जाएगी। मतलब ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद जो मैटरनिटी बेनिफिट का जो खर्चा मतलब जो बनता है 18 हफ्ते के आसपास का, वो पैसा बाद में दिया जाएगा, और डिलीवरी का प्रूफ वुमेन को फर्निश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हॉस्पिटल के पेपर्स वुमेन फर्निश कर सकती है, इवन की जो प्रेगनेंसी का जो पेपर्स है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप डिलीवरी से पहले छुट्टी भी ले रहे हो और आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी क्लेम करना है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा ना दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो प्रूफ का मतलब क्या है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होगे, तो आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट वहां पे जाके फर्निश कर दो अपने एस्टैब्लिशमेंट में, तो जिससे ये प्रूव हो जाएगा यू आर प्रेग्नेंट, यू आर कितने मंथ के आप प्रेग्नेंट हो वो भी ये इसमें झलक जाएगा। तो वहां पे आप इसको मतलब उस एम्प्लॉयर को ये प्रूफ दे देंगे, वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगी डिलीवरी से पहले के पीरियड के लिए जब आप छुट्टी पे थे, मतलब वुमेन एक छुट्टी पे थी, अब डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होने के बाद डिलीवरी के जो भी जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी हो वहां पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी सर्टिफिकेट है डॉक्टर के, वो उसकी एक कॉपी आप जाके अपने एम्प्लॉयर को, आपको बंदा जाके एम्प्लॉयर को फर्निश कर देगा। तो जैसे ही एम्प्लॉयर को वो प्रोडक्शन मतलब प्रूफ मिलेगा कि वुमेन ने एक बच्चा डिलीवर किया है, वुमेन की डिलीवरी हुई है, तो वहां से 48 आवर्स के अंदर, ध्यान रखना ये लिमिट आपके सेक्शन 6 में मेंशन है, विद इन 48 आवर्स। कहां से 48 आवर्स? जहां से वो डिलीवरी का प्रूफ उस एम्प्लॉयर को मिल गया,
उस एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी पड़ेगी। किस चीज की पेमेंट करनी पड़ेगी? मैटरनिटी बेनिफिट, एमबी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मैटरनिटी बेनिफिट की पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब कुछ पैसा डिलीवरी से पहले दिया, ध्यान रखना, डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी का प्रूफ, डिलीवरी के बाद डिलीवरी का प्रूफ फर्निश जरूर करना पड़ेगा वुमेन को। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके अगले सबसेक्शन पे। सवाल आता है कि मान लीजिए एक वुमेन ने नोटिस नहीं दिया, तो क्या वो उस वुमेन को डिसएंटाइटल कर सकता है मैटरनिटी बेनिफिट लेने से? डिसएंटाइटल, क्वेश्चन मार्क, डिसएंटाइटल कर सकता है? द आंसर इज नो। वुमेन को डिसएंटाइटल नहीं कर सकता। अगर मैंने नोटिस, मतलब वुमेन ने नोटिस नहीं भी दिया, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लीजिए बहुत चालाकी कर रहा है हमारा एम्प्लॉयर, मना कर रहा है, तो इंस्पेक्टर, मतलब जो भी आपका लेबर इंस्पेक्टर इस कानून के अंदर है, वो इंस्पेक्टर चाहे तो ऑन हिज ऑन मोशन, मतलब खुद से, या फिर वुमेन एप्लीकेशन सर्व कर देगी इंस्पेक्टर को, और वो बोलेगा एम्प्लॉयर को कि इसको जितना भी पैसा इसका मैटरनिटी बेनिफिट का इस लेडी का बनता है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड द एम्प्लॉयर शैल पे दैट अमाउंट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन। अब वुमेन की डेथ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करेंगे नहीं, तो कौन क्लेम करेगा? जो भी नोटिस के अंदर नॉमिनेटेड था। अभी सेक्शन 6 का नोटिस बताया था ना मैंने आपको, सेक्शन 6 में अभी जो नोटिस पढ़ाया मैंने आपको, या तो वो, अगर ये नहीं है तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीगल रिप्रेजेंट, मतलब नोटिस के अंदर नॉमिनेटेड पर्सन है, वो रिसीव कर सकता है मैटरनिटी बेनिफिट। अगर वो नहीं है तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले लेगा। सेक्शन 8, पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। ये एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है। अभी ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता। जो इंप्लॉयर प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर नहीं कर सकता, मतलब उसका अपना कोई हॉस्पिटल नहीं है, और वो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कोई केयर, मतलब डॉक्टर के एडवाइस या फिर कोई इलाज या फिर कोई टेस्ट, वो सब सुविधा नहीं करवा रहा है, प्रोवाइड नहीं करवा रहा, तो वो जो वुमेन को 1000 रुपीज का एक बोनस दे देगा अपना इलाज वगैरह कराने के लिए। 1000 रुपीज, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल नंबर, मतलब इसका पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट हर 3 साल पे, मतलब 3 साल खत्म होने से पहले, बिफोर एवरी 3 इयर्स, इसको अमाउंट को रिवाइज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, मगर मैक्सिमम 20,000 तक ही इंक्रीज कर सकती है। अभी के लॉ के अंदर सेक्शन 8 में मेंशन है कि मैक्सिमम जो मेडिकल बोनस पे हो सकता है वो 20,000। हालांकि अभी 1,000 रुपए वहां से 20,000 तक पहुंचने में वैसे ही सालों लग जाएंगे, हर 3 साल पे रिवाइज करना होता है, तो 1,000, फिर 1,500, फिर 2,000, ऐसे करते करते 20,000 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। छोटा सा अमाउंट है मेडिकल बोनस का, वो भी डॉक्टर वगैरह से इलाज कराने के लिए, टेस्ट वेस्ट कराने के लिए, कुछ भी नहीं है ये अमाउंट। सेक्शन 9, लीव फॉर मिसकैरेज। मान लीजिए एक वुमेन को मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो जाती है किसी भी कारण से, किसी, मान लीजिए वुमेन गिर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया वो, या फिर उसको नर्वस शॉक आ गया, टॉट के अंदर आपने पढ़ा होगा नर्वस शॉक, जिससे मिसकैरेज हो जाता है कई बार, वुमेन को नर्वस शॉक आ गया, या फिर वुमेन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वुमेन को मेडिकली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी, मतलब एबॉर्शन कराना पड़ा किसी भी कारण की वजह से, चाहे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए किन्हीं भी कारण की वजह से, तो वहां पे वुमेन को छुट्टी मिलेगी मिसकैरेज के बाद। ध्यान रखना, छुट्टी कितनी मिलेगी? मिसकैरेज या फिर एमटीपी के बाद उसको 6 वीक्स का ऑफ मिलेगा। ध्यान रखना, ये अमाउंट, ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर द डे ऑफ मिसकैरेज, उसको 6 हफ्ते छुट्टी पे जाने का अधिकार है। ये आपका सेक्शन 9 मेंशन करता है। अब आते हैं सेक्शन 10 पे, सॉरी सेक्शन 9A पे। अगर एक वुमेन ने अपना ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन करवाया है, ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन वुमेन का, कि फर्दर कोई चाइल्ड वगैरह ना हो, जो भी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वुमेन, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स में एग इम्प्लांट होते हैं, एम्ब्रॉय से फोटस बनता है बाद में, तो वो ट्यूबेक्टॉमी, मतलब फेलोपियन ट्यूब ही रिमूव करवाते हैं, ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन होती है। तो अगर वुमेन वो ऑपरेशन करवाती हैं, तो उस केस में, उस ऑपरेशन के बाद वुमेन को 2 वीक्स का ऑफ मिलेगा। ध्यान रखना,
यहाँ पे लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट के स्टूडेंट जो देख रहे हैं प्लीज लिमिट्स को मेंशन करके रखें सेक्शन के नंबर के साथ, और इवन की ईपीएफओ के स्टूडेंट्स भी। तो ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ते का सेक्शन 9A आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 10 पे, आज के लास्ट सेक्शन पे, जिसके बाद आज की वीडियो रैप करेंगे हम लोग। सेक्शन 10, मान लीजिए इलनेस हो रही है भाई, एक लंबा प्रोसेस है प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने का, तो वहां पे बीमार हो सकती है वुमेन, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, तो वहां पे प्रेगनेंसी में इलनेस हो गई है प्रेगनेंसी के रीजन की वजह से, डिलीवरी के रीजन की वजह से, प्री मैच्योर बर्थ की वजह से, मिसकैरेज की वजह से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से, तो वहां पे वुमेन को छुट्टी लेने का अधिकार है। वो छुट्टी ले सकती है अगर इन रीजंस की वजह से उसको मतलब छुट्टी लेनी पड़ रही है। और ध्यान रखना, ये जो पीरियड है छुट्टी का, ये नोटिस जो सेक्शन 6 के अंदर जो पीरियड था ना जिसमें वो छुट्टी पे जा रही थी, उसके अलावा है, उसके अंदर नहीं है। कभी उसको इंक्लूड मत कर देना, ये एडिशनल है, ठीक है। सेक्शन 10 का जो टाइम है एडिशनल छुट्टी है। तो ये एडिशनल छुट्टी कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम 1 मंथ का, मैक्सिमम 1 मंथ लिखा है यहां पे, ठीक है। तो 1 मंथ की छुट्टी उस वुमेन को क्यों मिलेगी, रीजन है इलनेस। इलनेस क्यों है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज, एमटीपी, इन रीजंस की वजह से सेक्शन 10 में मैक्सिमम पीरियड डिफाइंड है। और ये एडिशन में है, सेक्शन 6 में जो छुट्टी है उसके एडिशन में छुट्टी है, ध्यान रखना ये चीज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 11 से हम कराएंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में जो एक्ट है उसको रैप कर देंगे। और आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहे, मेरे कंटेंट को। थैंक यू।